So good morning, students. Today we are going to discuss about the antiseptic and disinfectants. So do you know what is the difference between these two terms, the antiseptic and disinfectants? क्या कोई बता सकता है ये antiseptic और disinfectant क्या है? Anyone can say without Kill microbes, sir. हाँ, Kill microbes. good. Then what is the difference between these two terms? See, सर ये डिसइंफेक्टेंट सर ज्यादा हाईली कंसंट्रेशन होता है सर. basically क्या होता है? The antimicrobial agents are classified into three categories. Clear? जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उनको बेसिकली तीन कैटेगरीज में हेलो मैं अभी थोड़ा क्लास में हूँ, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको वो हेक्सामीटर आप ही के होल इन द हेड डिजीज आप ही के फार्म पे हो रहा है जो मछली के सिर पे जो वो पिन हेड जैसा हो रहा है वही ना तो आप तत्काल जो है उसमें आपके पास वो O2 मैक्स की आप कहाँ से बोल रहे हो O2 मैक्स की टेबलेट होगी आप वहाँ पे किसी भी प्रोवाइडर से ले सकते हो जयप्रकाश करके हों हाँ 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 ठीक है क्या वहाँ बादल लगा हुआ है ओके बादल लगा हुआ है तो आप एक काम कर लो ना आप स्टॉकिंग डेंसिटी भी हाई रखे हैं कितना रखे हैं कितना बड़ा तालाब 23 कट्टा में कितना डाले हुए हैं कितना मछली डाले हुए हैं सीड जो डाले हैं कितना डाले हैं हाँ मछली मतलब तो भी कितना डाले हुए होंगे सिर्फ 5-6 क्विंटल सीड डाले हैं मतलब बीज आप 5-6 क्विंटल डाले हैं आप उसको एरेशन प्रोवाइड करवाइए क्योंकि ये टेम्प्रोरी है मेजर्स है जो आपको हेल्प कर सकता है इसके बाद ये टेम्प्रोरी मेजर हेल्प नहीं करेगा ठीक है ना अभी फिलहाल आप O2 मैक्स है ऑक्सीजन टेबलेट्स जो आते हैं उनको या तो ऑक्सीजन पाउडर आता है उसको बालू में मिक्स कर लीजिए बालू में मिक्स करके और उसको स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ ठीक है इसके बाद क्योंकि आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है ठीक है इवन कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट कर लोगे वो सरफेसिंग करेगी या तो आप एक काम कर सकते हैं आप उसमें एरेटर लगवा लीजिए ना सबसे बेस्ट है अ, मतलब एरेटर आता है एक वाटर एरेटर आता है ठीक है जो देखिए हाँ बिजली से चलेगी वो क्या होता है जैसे चक्का लगा रहता है ना व्हील देखते हैं व्हील तो वो चक्का जैसा चलेगा और पानी का फवारा छूटे मतलब पानी को टच होते हुए वो ऊपर की ओर जाएगा और जिसके कारण वो आपका पानी स्प्लैश होता रहेगा ठीक है तो यदि आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में करेंगे तो आपको परमानेंटली यही एक उपाय है फिलहाल तो अभी आप वो कीजिए मैं डिटेल्स में हम बाद में बात करते हैं ठीक है ना सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स antimicrobial agents basically they are categorized into three these are the first one is disinfectant the second one is the antiseptics and third one is antibiotics that you have heard isn't it आप लोगों ने सुना है ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट अब ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं तो द सब्सटेंसेस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेस that kills or inhibit the growth of microorganism whatever it may be bacteria it may be fungi or protozoans yani in short we can say the substance that can kill or inhibit the growth of microorganisms these are called antimicrobials इसमें कोई शक नहीं अब ये एंटीमाइक्रोबियल्स को जब हम एंटीमाइक्रोबियल आते हैं तो एंटीमाइक्रोबियल के जनरली कैटेगराइज किया गया है तीन कैटेगरी में ये पहला है डिसइंफेक्टेंट द सेकेंड वन इज एंटीसेप्टिक एंड थर्ड वन इज एंटीबायोटिक्स ठीक है उससे पहले ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स को हम लोग जर्मिसाइड्स बोलते हैं वाई जर्मिसाइड्स
Because from definitions, from definition, we can come to know that germicides can be called as a group of drugs which having the ability to inhibit the growth or lead to death of microorganisms within the environment, means surrounding the host or on the surface of the body. यानी या तो होस्ट के चारों ओर जो हम डिसइंफेक्टेंट, उसी को हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, यदि सरफेस ऑफ द बॉडी पे करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक्स. क्लियर. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, डिसइंफेक्टेंट्स, मैं जो बोल रहा हूं सुन रहे हो ना केयरफुली? यस सर. सो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉन सेलेक्टिव एजेंट्स and generally this kills a wide range of microbes that resides on non-living surface. यानी नॉन लिविंग सरफेस पे जो भी हम कोई डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं या जो जर्मिसाइड हम यूज करते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स दोनों ही जर्मिसाइड्स हैं. लेकिन डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक हम किसको बोलेंगे? तो डिसइंफेक्टेंट हम उसको बोलेंगे which is used on the non-living surfaces for killing or inhibiting the growth of different microbes. Clear? लेकिन एंटीसेप्टिक्स किसको बोलेंगे? which are applied on the living tissues or the living surfaces. तो इसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं. यही दो डिफरेंस है बेसिकली. क्लियर हो गया ना अब ये? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस डिसइंफेक्टेंट एंड दिस एंटीसेप्टिक्स? क्लियर? हेलो? यस Yes, सर. sir. ओके. Yes, sir. सो नाउ अब ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक क्या है? तो ये जर्मिसाइडल्स इसको बोलते हैं. ठीक है, ये जर्मिसाइड्स हैं. ये क्या करते हैं? These agents, either disinfectants or antiseptics, these agents inhibits or kill the microbes on contact. यदि इनएनिमेट सरफेस पे हुआ, इनएनिमेट सरफेस पे हम कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो उस केमिकल को हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, जैसे हम लोग जनरली. और यदि एंटीसेप्टिक उसको बोलते हैं जो हम लोग लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं. क्या तुम लोग हमको बता सकते हो कि कोई एक डिसइंफेक्टेंट का नाम जो तुम अपने जनरल यूज में यूज करते होगे, अपने घर में यूज करते होगे? यस सर. कौन सा? हार्पिक, कॉलिन, सब. वेरी गुड. सो दीज आर डिसइंफेक्टेंट्स. एंड व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? कोई एंटीसेप्टिक का नाम बताओ. इच गार्ड, रिंग गार्ड वगैरह. वेरी गुड. Dettol. दीज आर एंटीसेप्टिक. Dettol. डिटॉल. ओके. अब मुझे एक चीज बताओ, एक ऐसे लिक्विड की बात बताओ या एक ऐसा मेडिसिन या केमिकल का नाम बताओ जो डिसइंफेक्टेंट भी हो सकता है और एंटीसेप्टिक्स भी हो सकता है. दे कैन एक्ट इन बोथ द वे. Chloramphenicol is an antibiotic. We are discussing about disinfectant and antiseptics. डिटॉल. डिटॉल को हम लोग सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं और हम लोग अपने स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, है ना? सो डिटॉल तुम्हारे बेसिकली सभी के घर में है, तो हम लोग इसको लिविंग सरफेस भी करते हैं, नॉन लिविंग सरफेस पे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यही है. अब होता क्या है, क्या डिफरेंसेस है? तो एंटीबायोटिक्स में और ये जो हमारे जर्मिसाइडल्स में हैं, जर्मिसाइड्स में क्या होता है? दे हैव लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो व्हाई दीज आर जनरली अप्लाइड ऑन द लिविंग सरफेसेस और इनएनिमेट सरफेसेस, बट दे आर नॉट यूज्ड फॉर सिस्टमिक. दे आर नॉट यूज्ड इन सिस्टमिक पर्पसेस. सिस्टमिक मतलब हम लोग उसको इंजेस्ट नहीं करते हैं ना. Otherwise, we have certain kind of allergical reactions. Then non-selective antimicrobial agents. These are not selective. Likewise, antibiotics, they are very much specific for a certain kind of microflora, but these are non-selective. So they can kill a wide variety of microbes. Either it may be a pathogen or any beneficial bacteria that lives on the surface. Clearly, तो ये नॉन सेलेक्टिव.
अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ये जर्मिसाइड्स। अब देखो यही जो जर्मिसाइड्स हैं, दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज एंटीसेप्टिक्स एंड अनदर वन इज डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स क्या है? एंटीसेप्टिक्स, the word antiseptics means it is taken from two words, that is anti and septicus. Anti means against and septicus means that emits a fetid smell, means these substances emitting a fetid smell. इसलिए हम लोग जब भी एंटीसेप्टिक यूज करते हैं तो उसका कुछ एक पर्सनल मतलब प्रॉपर एक स्मेल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं आजकल के एंटीसेप्टिक्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, कि ये किसी को मतलब जो इसका बैड ऑर्डर है वो फील नहीं हो। क्लियर? सो दीज केमिकल सब्सटेंसेस, जब हम एंटीसेप्टिक्स की बात करते हैं तो दीज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इनहिबिट पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑन एनिमेट, मीन्स लिविंग सर्फेसेस such as skin, eye, mucous membranes और whatever, जैसे हम लोग माउथ वॉश के लिए भी यूज करते हैं। Father of antiseptic surgery, we have already discussed it, that the father of antiseptic surgery was considered, who was considered father of antiseptic surgery? It was the Joseph Lister। ठीक है, ये जोसेफ लिस्टर जब 1879 में इन्होंने यूज किया था एंटीसेप्टिक्स को। Then they falls under ड्रग कंट्रोल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पे हम लोग आते हैं। जनरली जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए ना, कि हमारी जो भी दवाइयां मार्केट में आ रही हैं, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड, दैट मस्ट बी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, सो दैट इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर एप्लीकेंट्स, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये होता है ड्रग कंट्रोल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट होती है जो इनको प्रोवाइड करती है। इन दिस केस एक्वाकल्चर में क्या हो सकता है? एक्वाकल्चर में ऐसे कौन से अथॉरिटीज है जो हमारी अप्रूव करती है ये ड्रग? क्या कोई बता सकता है? पता है तुम लोगों को? एम्पेडा सर। नो, दैट वन इज द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। ठीक है, कोस्टल एम्पेडा और कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का रोल हम यहाँ बताते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले, जब आएगा वो चीज तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स इन जनरली क्या होता है? सो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस और जर्मिसाइड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक वेजिटेटिव बैक्टीरिया ऑन इनएनिमेट मींस नॉन लिविंग सरफेस सच एज ग्लासवेयर्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या यूज करते हो? जैसे तुम लोग अभी तक फॉर्मलिन यूज किए होगे, फेनॉल यूज करते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, सोप या डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। आप अपने लैब में यूज करते हो, आप जब प्रैक्टिकल जब में करते हो फॉर्मल्डिहाइड यूज किए हो, आप फेनोलिक कंपाउंड्स यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं फॉर सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स, सोप्स यूज करते हैं। सो दे जनरली फॉल्स अंडर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, ये कब है आप लोग जानते होंगे प्रोबेबली, या फिर जानेंगे अपने आने वाले कोर्सेस में। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसको रेगुलेट करती है कि ये हमारे एनवायरमेंट में कोई मतलब एडवर्स इफेक्ट डाल तो नहीं रहा है, तो इनको ये क्रॉस चेक करती है और तब ये अप्रूव करती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं सराउंडिंग द होस्ट और ऑन द होस्ट। अब आते हैं कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। यदि हम लोग एक्वाकल्चर की बात करें तो जनरली कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि जब ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज होते हैं एक्वाकल्चर फार्म्स में, तो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक बार 91 में ये जब हुआ था, 91 के आसपास ये बनी थी, 98 में वो वर्डिक्ट आया, इसके बाद 97 में कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनी, जो क्या रेगुलेट करती है? ये रेगुलेट करती है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उसके कितने मतलब जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वहां तक आपका कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सकते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन में आप श्रिम्प कल्चर कितने हाई टाइड जो रेंज होता है उसके कितने रेंज तक, जो 500 मीटर जो हाई टाइड रेंज होता है वहां तक हम
जनरली उसको अवॉइड करके हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ड्रग के मामले में, वो हम लोग देखेंगे कोस्टल एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर में कि कैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन है और क्या कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का रोल है इन केस ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर में। यहाँ पे कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी 2015 में क्या करती है, एक पब्लिक ऑर्डर इशू करती है उस 14 अक्टूबर 2015 को। आज कौन सा है, 2020 में हम लोग, यानी ज्यादा दिन नहीं हुए हमारे 2015 में, स्टेटिंग दैट एक्वा फार्मर्स और हैचरी ऑपरेटर्स और कोई भी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर है, दे हैव टू रजिस्टर्ड any aqua medicinal inputs if they are using within their facility or if it is recommended by the manufacturer or distributors to the aqua farmers to use to their facilities. So they have to take prior approval with this coastal aquaculture authority prior to formulation of this drug. Okay, clear? क्लियर है अब यहां तक? अब एम्पेडा की बात करते हैं। एम्पेडा क्या सुपरविजन करता है? एम्पेडा जो सुपरवाइज करता है वो यह सुपरवाइज करता है कि जो भी एंटीबायोटिक जो मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट्स है, जो कोई जो एक्सपोर्ट एजेंसी है ये जनरली, तो जो फिश या श्रिम्प जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें जो मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट जो एंटीबायोटिक का होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट हम लोग डिस्कशन किए हैं। मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट क्या है, क्या कोई बता सकते हैं आप लोग? द एंटीबायोटिक रेसिड्यू दैट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम विद इन अ टिश्यू, तो ये रेसिड्यू हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना रेसिड्यू होना चाहिए इस एंटीबायोटिक्स का श्रिम्प के टिश्यू में या फिश टिश्यू में, ये अप्रूव करती है। ठीक है, अब उसके लिए बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे आपका हम लोग क्लोरमफेनिकोल बोलते हैं, जैसे नाइट्रोफोरेंस बोलते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, देन दे प्रोसेस कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। कौन सा? ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक्स, दे प्रोसेस कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। क्योंकि ये क्या होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिम्स डायरेक्टली इन टच होता है, तो इसलिए इनका कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। ये एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर ऑफन एडेड टू इजीली अवेलेबल एवरीडे यूटिलिटीज लाइक सोप्स, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, आफ्टर शेविंग लोशन। मैंने यहाँ पे ये सब क्यों लिखा है कि आपको इंटरेस्ट हो कि आप जनरली जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं डेली रूटीन में, दे आर समवेयर you are using medicines or chemical substance that kills or inhibit the microbes. In same way, whether can we use those ingredients in aquaculture farms? Certainly no. In some cases or in some instances, with our intelligence, we can use it, but we have to take care that these drugs should not be disseminated or spread over the environment. ठीक है, नहीं तो क्या होंगे, एनवायरमेंट में जो भी हमारे माइक्रोब्स जो डाइवर्सिटी होगी वो डेंजर लाइन में आ जाएगी, जो थ्रेटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब सम एंसिलरी टर्म्स पे जाते हैं। ऐसे आप लोग जानते हैं सभी टर्म्स, लेकिन फिर भी हमारा बताना एक बार जरूरी हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन क्या है, आप लोग सभी जानते हैं, दिस इज अ फ्रीइंग एन आर्टिकल, अ सरफेस और अ मीडियम बाय रिमूविंग और किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग व्हाट, वेजिटेटिव बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंजाई एंड वायरसेस। So this process is called sterilization. Usually sterilization is affected by autoclaving. कैसे affect होता है? Because here the temperature is maintained at high level with the high moisture content. ठीक है, and high temperature is achieved, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो अचीव करने के बाद क्या हो जाएगा, इवापोरेट होने लगेगा। लेकिन एट दिस प्रेशर, व्हेन द मॉइस्चर इज प्रेशराइज्ड, द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड फर्दर मोर।
100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद सारा इवेपोरेट हो जाएगा। हम पानी कितना भी बॉयल कर ले 100 डिग्री सेल्सियस से जा सकता है ऊपर, नहीं जा सकता है, because they will evaporate. So why this autoclaving is essential to achieve 120 degree Celsius, and how much, for how much time? Time is also, this is time and temperature dependent. Okay, and if this sterilization, if this is pressurized and this temperature is achieved when this pressure is maintained, that is 15 pound pressure. Clear? So it is the ultimate goal of any infection control protocol. आप कुछ भी स्टरलाइजेशन करते हो तो ये हमारा कोई भी, ये आप याद रख लो पूरे ताउम्र, sterilization is achieved through autoclaving at 15 pound pressure of stream at 120 degrees Celsius at least for 30 minutes. Clear? अदर मेथड्स क्या क्या होते हैं स्टेरिलाइजेशन के? वो इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है, या गामा रेडिएशन हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जिसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, नहीं? अब हम लोग आते हैं डीकॉन्टेमिनेशन पे। सो व्हाट इज डीकॉन्टेमिनेशन? डीकॉन्टेमिनेशन इज द मार्क्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ viable pathogenic organism to a level that will allow a healthy person's natural defenses to prevent any infection. Clear? इसमें क्या है? Marked destruction of viable pathogenic organism. किस लेवल तक? उस लेवल तक जहां पर ये हेल्दी पर्सन के नेचुरल डिफेंस को अफेक्ट नहीं करे। ठीक है? देन सैनिटाइजेशन, व्हाट इज सैनिटाइजेशन? अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि कोविड हो गया तो हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दिस डीकॉन्टेमिनेशन एंड सैनिटाइजेशन? सो सैनिटाइजेशन इज द रिडक्शन इन माइक्रोबियल लोड फ्रॉम एन इनएनिमेट सरफेस। क्लियर? रिडक्शन इन माइक्रोबियल लोड फ्रॉम इनएनिमेट सरफेस। अभी आप लोग देखे होंगे, क्या आप लोग देखे हैं कि जो भी हमारा जो सैनिटाइजर था कोविड का, वो कहाँ पे करते थे? वॉल में करते हैं या फिर ऐसे पर्टिकुलर स्पेसेस में करते हैं जहाँ पे कोविड पॉजिटिव केसेस है। ठीक है? क्या आपके शरीर पे डाला गया है क्या? नहीं। सो दिस इज द सैनिटाइजेशन टू अ लेवल सेट फोर्थ बाय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजेंसी। अगेन, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ अ सैनिटाइजर इज एसेंशियल or needed to sanitize a particular area is set forth by Public Health Department of Environmental Agency, कि Environmental Protection Agency जो है वो इसको तय करती है। These levels are considered acceptable for the health of population. Clear? ठीक है ना? सैनिटाइजर तो हैंड में यूज कर रहे हैं, टीवी पे दिखाते हैं। सैनिटाइजर हम लोग यूज करते हैं, बट व्हाट इट इज रिटेन, हैंड सैनिटाइजर। ओके, बट सैनिटाइजेशन इज जनरली इज डन ऑन द इनएनिमेट सरफेस। जनरली जब हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं वो भी ज्यादा अमाउंट में नहीं यूज करना है, बिकॉज जब भी आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हो, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो तो जान लो, हमारा हैंड कहीं कट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टच्ड विद इन द टिश्यू। ठीक है? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा हैंड होता है ना, वो हैंड सैनिटाइजर जो होता है हम लोग पाम में यूज करते हैं, एंड दिस वन इज अ थिक मेम्ब्रेन दैट प्रिवेंट दिस सैनिटाइजर टू permeate into internal tissues. Clear? So why it is written over there hand sanitizer, body sanitizer? ठीक है? But so they are particularly made for that particular purpose, so that they should not allow a healthy person. But in general term, when we use the term sanitization, it is the reduction in microbial load from an inanimate surface. अब क्लियर हो गया ना? कहीं पे जब कटिंग हो, हाथ कटा हुआ हो तो जनरली अवॉइड करो उस सैनिटाइजर को। ठीक है? आप देखो वहां पे आप लिखा हुआ रहेगा, जब आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हो तो प्रिकॉशंस में लिखा रहता है कि चेक इफ देयर एनी एलर्जिकल, यदि कोई एलर्जिकल रिएक्शन होता है तो काइंडली कंसल्ट विथ फिजिशियन, लिखा रहता है ना? नहीं देखे हो तो देखो। क्लियर?
सो सैनिटाइजेशन जनरली किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं? इट इज फ्रॉम इनएनिमेट सरफेस। इसलिए मैं बोलता हूं कि वट एवर यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट, you must read carefully, because now all of you are professional. I am not going into the terms and definition of pasteurization, because all of you are knowing very much, very well known about this pasteurization process. And the preservation. Preservation little bit, I will discuss it. This is the preservation to preserve the efficacy and to prevent the deterioration of drug formulation up to its expiry period. So प्रिजर्वेशन हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी चीज के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये, और उसके लिए कौन कौन से चीज यूज होते हैं? जैसे बेंजाइल अल्कोहल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, एंड इट्स साल्ट। क्लियर? नाउ व्हाट इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट? इट शुड बी हाई इफिकेसी, यानी इसकी इफिकेसी हाई होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, स्पोरिसाइडल होना चाहिए। जनरली स्पोरिसाइडल नहीं होता है, बट इफ दिस वन इज स्पोरिसाइडल, देन इट इज वेल एंड फाइन, किल ऑल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिम्स। रैपिड ऑनसेट, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन, यानी कि बहुत जल्दी इसका तत्काल प्रभाव हो और लंबे समय तक जर्मिनेट नहीं कर पाए कोई बैक्टीरिया। इट शुड बी साइडल, यानी ये जो है बैक्टीरिया से किल होनी चाहिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होनी चाहिए वो किलिंग जो होना चाहिए वो साइडल होना चाहिए। ठीक है, किल होना चाहिए, ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए। जहां पे क्या होगा, वो मरेगा नहीं, बट स्पोर फॉर्मर होगा, स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी ग्रोथ उसकी इनहिबिट हो जाएगी। एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस, एक्सुडेट्स एंड एक्सक्रीटा। ऐसे एंटीसेप्टिक्स जब हम यूज करते हैं अपनी त्वचा पर टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, टॉपिकल मतलब होता है जो एनिमेट सरफेस पे हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, तो हम लोग जब भी उसको यूज करें तो ये एक्टिव हो, चाहे वो ब्लड हो, पस हो, एक्सुडेट्स हो या कोई एक्सक्रीटा हो, तो इस मैटर में भी वो न्यूट्रलाइज नहीं होना चाहिए जो उसका केमिकल इंग्रेडिएंट है। नो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन टॉक्सिक। इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू टिश्यूज। जैसे डिटॉल बहुत लोग नहीं लगाते हैं बिकॉज इट इज इरिटेटिव, इजंट इट? सो इट शुड बी नॉन इरिटेटिव। देन शुड नॉट डिले हीलिंग। जो हीलिंग प्रोसेस होना चाहिए वो डिलेड नहीं हो, वो रैपिड ऑनसेट हो। देन नॉन एब्जॉर्बेबल, नो हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या हुआ? वही एलर्जिकल रिएक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एलर्जिकल रिएक्शंस नहीं हो। ठीक है, देन केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो ये सब कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आइडियल एंटीसेप्टिक्स के जो एडेड एडवांटेज हैं वो क्या होते हैं कंपैरेटिवली? सबसे पहला चीज क्या होता है, जो आइडियल एंटीसेप्टिक्स होते हैं इसका एडेड एडवांटेज क्या होता है कि नॉन स्टेन्ड होते हैं। जनरली हम लोग कोई भी जो क्या बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे थे, वो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, वो स्टेन होता है, पर्टिकुलर एक कलर होता है, जैसे KMNO4 हो गया या फिर डिटॉल हो गया या फिर आयोडीन आप यूज करते हो, तो इसका एक पर्टिकुलर कलरेशन होता है। लेकिन एंटीसेप्टिक्स में इस तरह की कोई स्टेनिंग जनरली नहीं होती। ठीक है, विथ एग्रीबल कलर है क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस यूज किया जाता है एंड ऑर्डर। कुड बी एडेड टू सॉप्स, इवन कि हम लोग सॉप भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग डिटॉल सॉप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। नॉन कोरोसिव, और ये नॉन कोरोसिव होता है, यानी पर्टिकुलरली हम किसी भी जो वायल्स जो आपके आते हैं, जो आपके चाहे वो टीन का क्यों नहीं बना हो, तो वो कोरोसिव इन नेचर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ एडेड एडवांटेज है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जाऊंगा और डिटेल्स आपके सारे यहाँ पे चीज डाल दिए हुए हैं, कौन कौन से केमिकल हैं। जस्ट आई विल गो little bit about it and I will provide these slides to all of you. You just go on. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसका आता है सबसे पहले जो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल होते हैं। जनरली इस तरह के कौन कौन से हैं, जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट जो आप लोग जानते हो, लाल दवाई हम लोग बोलते हैं, एक्वाकल्चर में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, वो भी यूज करते हैं हम लोग एक्वाकल्चर फर्म्स में।
जनरली श्रिम्प एक्वाकल्चर में, एंड अदर हैलोजन गैसेस। ठीक है, ये हैलोजन गैसेस जो होते हैं जनरली इथिलीन ऑक्साइड्स हम लोग डिकॉन्टामिनेशन के लिए यूज करते हैं, लैब वगैरह सब। फिर आते हैं डी, सेकेंड क्या होता है, या एक तो ये मोड हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, आइदर डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, यानी बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं या तो वो डीनेचर हो जाएंगे, और बैक्टीरियल प्रोटीन या एंजाइम जो होंगे वो डीनेचर हो जाएंगे। और ये कौन कौन से होते हैं, जनरली ये फेनोलिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, या क्लोरहेक्सिडीन कंपाउंड्स हो सकते हैं, या अल्कोहल हो सकते हैं, या फिर अल्डिहाइड ग्रुप के केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं। थर्ड क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं कि आपकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है उसकी सेमी परमिएबिलिटी नेचर को खत्म कर देता है। क्या करता है ये डिटर्जेंट, क्या होता है, ये जो लाइपोफिलिक, क्योंकि ये डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये लाइपोफिलिक होते हैं, तो जो जो फॉस्फोलिपिड बायोमेम्ब्रेन का जो बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन उसका, ये उसके क्या करते हैं, जो लिपिड पोर्शन होता है उनको डिसॉल्व कर देते हैं ये डिटर्जेंट। आप लोग जब भी मीट या मछली खाते हो या हाथ में बटर या ऑयल लग गया तो आप डिटर्जेंट से बहुत अच्छी तरीके से वॉश हो जाता है, इजंट इट। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, जो फॉस्फोलिपिड बायोमेम्ब्रेन का जो लेयर होता है, मेम्ब्रेन जो होता है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, और जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन होते हैं उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो लाइसिस हो जाएगा उस सेल का। और इस एग्जांपल में कौन से होते हैं, सॉप हो गए, सेट्रीमाइड हो गए, या अदर सर्फेक्टेंट्स हो गए। ठीक है, परमेबल बढ़ जाएगा तो इंटर ज्यादा करेगा ना, लाइसिस कैसे हो जाएगा? परमिएबिलिटी को खत्म कर, मतलब जो सेमी परमिएबिलिटी या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जो नेचर होता है ना उसको खत्म कर देता है। तो जब उसके नेचर को फिनिश कर दिया, जब हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया, तो वहां पे क्या होगा, जो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म होंगे वो लीक आउट हो जाएंगे, या परमिएबिलिटी उसकी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, वाटर कंटेंट हाई हो जाएगा, और आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखोगे तो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, और जब मूव करेगा बैक्टीरियल जो सेल होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, सेल स्वेल हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? यस। Then what are the factors that modifying action? These may be the temperature and pH. ये एसेंशियल क्राइटेरिया है कि किसी भी डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीसेप्टिक्स का, कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर हाई है या पीएच जो है वो उसका ऑप्टिमम है, तो वो कितने पीएच, या तो पीएच लो कर देगा, हो सकता है कुछ डिसइंफेक्टेंट वो एसिडिक इन नेचर हो, तो इस तरीके से तो टेम्परेचर पीएच पे। देन सेकेंड, पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ माइक्रोब्स, कितने देर तक ये माइक्रोब्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहा। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व, यानी कि माइक्रोब का जो नेचर है वो कैसा है, means either it may be gram positive, gram negative, either they have a certain kind of specific content like sterols within their cell wall. So then size of inoculum, जो इनोकुलम हम लोग ले रहे हैं वहाँ आप देखोगे कि जब भी यूज किया जाता है आपके डिसइंफेक्टेंट्स, आप जो भी कोलिन या यूज करते हो तो उसमें देता है कि इतना ml पर लीटर ऑफ वाटर में आप मिक्स करके यूज करते हो, तो ये साइज ऑफ इनोकुलम जो है हम लोग कितना ले रहे हैं उसके लिए। देन प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस और ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि यदि एक्सेसिव ब्लड है तो डिसेमिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स का जो कांटेक्ट होगा ना वो कम होगा, ब्लड, पस और ऑर्गेनिक मैटर का, किसके साथ, पैथोजेंस के साथ। ठीक है, जो पैथोजेन अंडरलाइंग दिस ब्लड, पस और ऑर्गेनिक मैटर, दिस विल कम लेसर कांटेक्ट विद द एंटीसेप्टिक्स, हेंस द एक्शन विल आल्सो बी हैम्पर्ड, इजंट इट। अब आते हैं जनरल यूजेज ऑफ एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के। तो ये क्या होता है, असेप्सिस बिफोर इंजेक्शन, यानी कोई भी इंजेक्शन के प्रायर आपको क्या करता है, आप वहां देखते होंगे अल्कोहल से आपको क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया क्लीन करता है ना, तब जाके वहां इंजेक्ट करते हैं, तो वहां जितने भी जो माइक्रोब्स हैं उनको रिमूव किया जाता है जो सरफेस पे आपके रह रहे होते हैं। देन सर्जिकल यूजेज, अब हम लोगों का इसमें क्या है रोल, आप भी मछलियां जब भी डिसेक्ट करते हैं, आप पैथोलॉजी के हैं, आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जानते हैं, आप जब भी सर्जिकल यूज करेंगे तो आपके सर्जरी प्रायरली एसेप्टिक हों, जो आप जो फिश यूज कर रहे हैं वो स्क्रब्ड हों वेल, देन स्टेरिलाइज्ड हों आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए हम लोग इसमें देखते हैं। ये फर्दर है कट्स, वुंड्स, लेसरेशन, डिसइंफेक्शन एंड हॉस्पिटल प्रीमिसेस, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं द क्लासिफिकेशन। जनरली क्लासिफिकेशन इज, आप लोग याद रख लो, फार्मा गॉड,
यानी फार्मा ही जो है वो भगवान है, फार्मा गॉड। फार्मा से P से फेनॉल डेरिवेटिव्स, H फॉर हेलोजेंस, A फॉर अल्कोहल्स, A फॉर अल्डिहाइड्स। सरफेस यहाँ पे R लिया गया है ये सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। सरफेस एक्टिव एजेंट्स दैट इंक्लूड्स क्वाटरनरी अमोनियम, बिगुआनाइड एंड देन फार्मा M फॉर मेटालिक साल्ट्स, A फॉर एसिड्स, गॉड G फॉर गैसेस, O फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, D फॉर डायज। क्लियर? देन मिसलेनियस। तो ये है इन शॉर्ट फार्मा गॉड, जिससे आपको याद रहेगा कि हमारे क्या